हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। बेसिकली हम ये समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास को पढ़ना क्यों जरूरी पड़ा, क्यों पढ़ना पड़ा, कैसे ही फाइंड किया जाता है, क्या इसके यूजेज है रियल लाइफ में, कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं और इसके न्यूमेरिकल का पैटर्न क्या होता है। क्योंकि हम कितना ही समझ लें लेकिन अगर हमें न्यूमेरिकल करना नहीं आ पा रहा, किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं वो नहीं आ पा रहा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम में हम हो जाएंगे। यस, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट कैसे कैसे लगता है। तो मैं शुरू में आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा। बेसिकली क्या होता है, नाम से आपको पता लग रहा है सेंटर ऑफ मास, यानी कि मास का सेंटर। हमें पढ़ना क्यों पड़ा उसको देखते हैं। जब हमारी 11th क्लास चालू होती है तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं मोशन चैप्टर को, जिसमें हम बात करते हैं पार्टिकल्स की। पार्टिकल यानी कि पॉइंट मास, पॉइंट मास, इसकी मास की बात करते हैं। क्या हमें रियल लाइफ में सब जगह पॉइंट मास को डील करना है? क्या नहीं करना। रियल लाइफ में हमारा सामना जो होगा वो होगा एक बॉडी से, ना कि पॉइंट मास से। तो जब हम पॉइंट मास पे फोर्स लगाते हैं ना, तो वो हमेशा कौन सा मोशन करता है? लीनियर मोशन करेगा वो तो। पॉइंट मास पे फोर्स लगाओगे, लेकिन एक बॉडी पे जब फोर्स लगता है ना, तो मोशन किस टाइप का होगा ये डिपेंड करता है कि फोर्स कहां लगाया। इस बॉडी पे मैं यहां फोर्स लगाऊंगा, डिफरेंट एक्शन होगा। यहां फोर्स लगाऊंगा, डिफरेंट एक्शन होगा। यहां फोर्स लगाऊंगा, अलग एक्शन होगा। क्योंकि ये बॉडी है, इसकी कुछ डायमेंशंस है, उसलिए हमें सेंटर ऑफ मास को समझना जरूरी हो जाता है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि सेंटर ऑफ मास जो है किसी भी बॉडी का वो पॉइंट है, वो पॉइंट है जहां पे आप उसका मास कंसंट्रेटेड मान सकते हो। एक्चुअली में नहीं होता। जैसे मैं आपको बता, मैं क्या करूं कि यहां ऐसे उंगली रख रहा हूं, यहां पे मैं मान सकता हूं कि इस ग्लास का, इस मिरर का सारा मास कंसंट्रेटेड है, मान सकता हूं। लेकिन अगर एक्चुअली इसका सारा मास यही होता ना, तो मैं इसको तोड़ता जाता, इधर से तोड़ूं, उधर से तोड़ूं, उधर से तोड़ूं, तब भी इस उंगली पे सेम वजन मेरे को फील हो रहा होता। जबकि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये इस अभी जो जैसा इसका स्ट्रक्चर है ना, उस हिसाब से इसका मास जो है यहां आ रहा है। कोई भगवान ने पॉइंट बना के मार्क करके नहीं दिया है कि इसका सेंटर ऑफ मास यही होगा, तो मतलब पूरा मास हटाते जाओ और इसका मास यही कंसंट्रेट होगा। ये वाला जो कंसेप्ट है मैं समझाना चाह रहा हूं आपको एटम में, कि जैसे एटम का ज्यादा से ज्यादा जो मास होता है उसके न्यूक्लियस में होता है, तो इलेक्ट्रॉन हट भी जाएंगे तब भी न्यूक्लियस पे रहेगा। ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन हटते नहीं है। पर मैं इसकी बात कर रहा हूं कि अगर मैं इसको तोड़ना चालू करूंगा ना, जैसे मैंने इसको बैलेंस कर रखा है, अभी यहां पे रख रहा हूं मैं इसको, इस जगह। मेरे को कैसे पता लगा कि मेरे को यही हाथ रखना है? क्योंकि ये सिमेट्री लिए हुए है, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है उनके। ये कंसेप्ट को आप याद रखना, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने यहां रख लिया, मान नहीं रहा, अभी यह यहां रख दिया। अब अगर जैसे ही मैं इसको यहां वजन घटाऊंगा, बढ़ाऊंगा ना, मेरे को चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये हथौड़ी की, ये मेटल का पार्ट है, हाईली डेंसिटी होती है इसकी, और ये वुडन पार्ट है, इसकी डेंसिटी कम होती है, तभी तो जो वुड है पानी में तैरती है, लोहा नहीं तैरेगा। तो अगर अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है ना, तो मैं दिमाग लगाऊंगा कि सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, मतलब मास का सेंटर, तो मास ज्यादा है वहीं सेंटर ऑफ मास जाएगा। जैसे ये है, तो इसका ज्यादा मास कहां होगा? इधर होगा। तो मुझे हाथ कहां रखना पड़ेगा? अब यहां रख दूंगा तो ऐसे चला जाएगा, यहां रखना पड़ेगा मुझे कहीं हाथ। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसे यहां कहीं रखना पड़ेगा हल्का सा, और ये बैलेंस हो जाएगा यहां पे रखने पे। ये हो गया बैलेंस। आप सोचो कितना साइड में जाके बैलेंस हुआ ये। एक और चीज मैं इससे बताऊं कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे अगर आप फोर्स लगाओगे ना, तो मोशन जो होगा वो ट्रांसलेटरी होगा, उस बॉडी का ट्रांसलेटरी है। अगर इसके अलावा मैं कहीं से जोर लगा दूंगा ना, जैसे यहां से जोर लगा दूंगा तो घूम जाएगा। जैसे स्केल से समझाता हूं, स्केल में आसान है सेंटर ऑफ मास फाइंड करना। बिल्कुल बीचों बीच सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। इस सेंटर ऑफ मास के अलावा मैं इसको मूव कराऊंगा तो ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। जबकि अगर मैंने इसको कहीं और से कर दिया, ये स्केल रखा हुआ था, मैं आया और इसको यहां से उठा दिया, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, ये रोटेशनल मोशन हो गया है। क्योंकि एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग गया इस पे, अलग टाइप का। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ है ना, तो लेफ्ट साइड का टॉर्क इक्वल्स टू राइट साइड का टॉर्क हो जाएगा। मास का मूवमेंट सेम हो जाएगा। ये इसको घुमाना चाह रहा है ऐसे, और इधर वाला घुमाना चाह रहा है ऐसे, लेकिन दोनों साइड मास बराबर है, क्योंकि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। इसलिए ये जितना नीचे जाना चाह रहा है इतना ये नीचे जाना चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जा नहीं रहा। अगर मैं इसको टेढ़ा मेढ़ा रख दूंगा तो अब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये तो कंसेप्ट हुआ। रियल लाइफ के कंसेप्ट में आपको बताता हूं कि जो भी चीजें दुनिया में है, जो भी बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो अर्थ के क्लोज रहना चाहता है हमेशा।
हमेशा ऐसा होगा कि सेंटर ऑफ मास अर्थ के क्लोज रहना चाहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई सिविल इंजीनियर है, तो उसके दिमाग में बात हमेशा चलेगी कि सेंटर ऑफ मास क्लोज टू अर्थ रहना चाहेगा, तो बिल्डिंग बहुत मजबूत बनाए नीचे से। भारी अगर बनानी है तो नीचे से बनाए, ऊपर होते होते छोटी होती जाएगी। जो डैम्स होते हैं उनमें भी यही कंसेप्ट है, प्रेशर का भी कंसेप्ट लगता है कि नीचे से मजबूत क्यों होते हैं, ज्यादा मोटे क्यों होते हैं, वो प्रेशर का भी कंसेप्ट है, पर वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी थोड़ा सा कंसेप्ट लगता है। लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा की अगर मैं बात करूं कि लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा जो है वो टेढ़ी है, फिर भी क्यों नहीं गिर रही है, जबकि सेंटर ऑफ मास तो प्रॉब्लम कर देगा। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा कुछ बहुत ज्यादा टेढ़ी नहीं है, बहुत ही ज्यादा की तो गिरी जाएगी, ऐसा कुछ है उसका सिस्टम। ये लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है सर। तो इस लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो इसके अंदर से ही जा रहा है। जिस दिन ये और टिल्ट हुई और इसका सेंटर ऑफ मास बाहर से चला गया, ये गिरा देगा इसको। डबल डेकर बसेस होती हैं जिसमें नीचे भी बैठते हैं ऊपर जाके भी बैठते हैं, तो पहले नीचे वाली जगह को भरा जाता है ताकि सेंटर ऑफ मास नीचे ही रहे, वरना पहले ऊपर भर देंगे तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो गया, जहां ज्यादा मास वहां सेंटर ऑफ मास, तो वो टॉपिंग करा देगा उस बस की। उसके अलावा जैसे कि आप कहीं मैनेजर है या कुछ भी ऐसा कोई काम करता है, इस तरीके से प्रोडक्ट मैनेजमेंट करता है, और एक बहुत बड़ा पार्सल कोई जा रहा है, मान लो शिप का, और उसमें कार्टून्स भरे हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े कैरेज भरे हैं जिनसे ट्रेनें बन जाती है, कुछ खाली हैं कुछ भरे हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि भरा हुआ जो कैरेज है, बड़ा डब्बा है, वो पहले जमाए और हल्के वाले ऊपर रखे। अगर हल्के वाले नीचे रख के पहले भारी कर दिया कि पहले आसान काम करो, हल्के हल्के जमाओ, भारी तो बाद में जमा देंगे, गलत हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा उसका। शिप का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल नीचे रखा जाता है ताकि अगर टेढ़ा मेढ़ा भी शिप हो तो वो बिल्कुल बैलेंस होके चले। बहुत सारी ऐसी चीजें, तो आप ध्यान रखना। जैसे एक और मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं कि आपने पेपर वेट देखा होगा, जिसको हम ऐसे साइड से देख रहे हैं, पेपर वेट गोल सा ऐसा डब्बी जैसा होता है, वो मॉइस्चराइजर की जो डब्बी वगैरह आती है ना, उसके जैसा समझ लो। तो अगर वो इवनली बना हुआ है तो अगर आप उसको रोटेट करोगे तो बिल्कुल एक जैसी स्पीड से चलता चला जाएगा। लेकिन अगर वो ढंग से बनाया हुआ नहीं है, कहीं अंदर बल्जिंग है, बिल्कुल बाहर से आपको एकदम गोल दिख रहा है लेकिन अंदर कहीं बल्जिंग है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो गया तो चलेगा ना, तो सेंटर ऑफ मास जब नीचे आ रहा है तो तेज चलेगा, सेंटर ऑफ मास जब ऊपर जाएगा एक राउंड में, जैसे यहां तो सेंटर ऑफ मास इधर आना चाह रहा है तो तेज चल के आएगा, फिर इस सेंटर ऑफ मास जब ऊपर जाना चाहेगा तो धीरे चलेगा, तो इसका मोशन अनइवन होगा बिल्कुल, ये देखने को मिलता है। और कहां सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट देखने को मिलेगा, जैसे ऐसा समझो कि जहां ज्यादा मास वहां सेंटर ऑफ मास, जहां मास सिमेट्री में वहीं सेंटर ऑफ मास सिमेट्री के साथ। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये कोई एक स्फेयर है, सर्कल नहीं बता रहा, स्फेरिकल कोई बॉडी है, इसमें पानी भरा हुआ है, पूरी एकदम बिल्कुल भी एयर नहीं है, पूरा पानी भरा हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा क्योंकि इसका मास सिमेट्री में। मान लो इसमें लीकेज चालू हुआ, यहां से लीकेज चालू हुआ, पानी निकलना चालू हुआ, जब पानी निकलना चालू होगा तो लेवल कम होने लगेगा पानी का, तो जैसे जैसे पानी का लेवल कम होने लगेगा ना, सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होने लगेगा। जैसे मान लो पानी यहां आ गया तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में यहां नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, फिर पानी और लीक कर रहा है, पानी और लीक कर रहा है तो और नीचे हो गया, जैसे मान लो यहां बचा तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं आएगा, इस जगह पे कहीं, और शिफ्ट करने लग गया, और लीक करेगा लीक करेगा, जब पूरा खाली हो जाएगा, जब पूरा खाली हो जाएगा ना तो सेंटर ऑफ मास बाहर थोड़ी ना निकल जाएगा, सेंटर ऑफ मास वापस से बीच में आ जाएगा। ये एक बड़ी अजीब बात लगती है कि पहले सेंटर ऑफ मास बीच में था, खाली होने लगा, सेंटर ऑफ मास नीचे जाने लगा, मास की तरफ बढ़ने लगा, अब जब पूरा पानी खाली हो गया तो वो तो क्या बचा, एक स्फेयर ही बचा, एक शेल बचा, उस शेल के बीच में होगा क्योंकि शेल एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। अगर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मास का बना हुआ है पूरा का पूरा शेल, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में ही रहेगा हमेशा। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जैसे कोई बॉडी है वो किस तरीके से मूव कर रही है, जैसे इस पेन को मैंने फेंका, या इसको मैं बताता हूं, इसको देखो, अगर मैं इसको फेंकूंगा ना तो ये ऐसे घूमते हुए जाएगा, ये ऐसे घूमते हुए जाएगा, स्पाइरल पैराबोलिक पाथ ये लेगा, पैराबोलिक पाथ तो लेगा लेकिन ये ऐसा कुछ लेगा, ऐसा कुछ पाथ लेगा ये। अब ऐसा नहीं कि इस पाथ को हम पता नहीं लगा सकते, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम से पता लगाया जा सकता है, पर नीड क्या है, कोई नीड नहीं है। आप इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढो, वो सेंटर ऑफ मास हमेशा, ये सेंटर ऑफ मास हमेशा एक, ये देखो ऐसे फेंकेंगे तो सेंटर ऑफ मास हमेशा पैराबोलिक पाथ मूव करेगा, ये सेंटर ऑफ मास हमेशा पैराबोलिक पाथ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास पता कर लो। इसलिए सेंटर ऑफ मास पता करना जरूरी है, इतनी इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो अलग अलग टाइप से मैं वीडियो बनाऊंगा, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वरना एक तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसमें हम सेंटर ऑफ मास को पता करना सीखेंगे कि किस ऑब्जेक्ट का कहां सेंटर ऑफ मास है, किस ऑब्जेक्ट का कहां पे सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास के बारे में सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि फाइंड कैसे करेंगे हम उसको। तो दो पॉइंट्स आप याद रखो। पहला पॉइंट ये है कि अगर सिमेट्री है, सिमेट्रिकल
ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज का या स्ट्रक्चर्स का सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। मतलब अगर आपको उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर पता है तो एक्चुअली में आपको सेंटर ऑफ मास भी पता है। उसके अलावा जरूरी तो नहीं है कि हमेशा आपको कोई बॉडी ऐसी ही मिले जो बिल्कुल सिमेट्रिकल हो, या सिमेट्रिकल बॉडी का फ्रेम हो लेकिन उसमें मास टेढ़ा मेढ़ा चढ़ा हुआ हो, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, उससे कैसे कर सकते हो कि जहां ज्यादा मास, मतलब सेंटर ऑफ मास नियर टू मास, जहां ज्यादा मास वहां सेंटर ऑफ मास। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला हम सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं सिमेट्रिकल बॉडीज का। कौन कौन सी सिमेट्रिकल बॉडी होती है, जैसे पहला हम ले लेते हैं, जैसे मान लो सर्कल है या रिंग ले लेते हैं। सर्कल तो क्या, कोई रिंग है बनी क्या, और थोड़ा सा इसको रिंग जैसा बनाने की कोशिश करता हूं। ये इसका सेंटर ऑफ मास इधर हो गया बीच में, इसकी रेडियस आर है, ये हुई रिंग। अगर मैं लेता हूं डिस्क तो इसका सेंटर ऑफ मास भी कहां होगा, यहां पर। ये तभी हो सकता है जब जिस मटेरियल की ये बनी हो ना उसकी डेंसिटी इवन हो। जैसे ऐसा समझो आपकी आरसीसी होते हुए देखा होगा, छत पे आरसीसी डलती, कहीं मोटी हो जाती कहीं पतली हो जाती है, ऐसा नहीं। एक जैसा अगर लेयर हो ना, लेवल एक जैसा हो, जितनी मोटी यहां चल रही है उतनी ऐसे चले, वैसा हम बात कर रहे हैं। एक जैसी शीट है, इवनली बनी हुई शीट है। अब अगर मैं बात करता हूं एक स्क्वायर की, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, जहां पे डायगोनल्स कट होंगे, बिल्कुल बीच में होगा। जैसे अगर इसकी साइड ए है और ये साइड भी ए है, तो ये इधर से भी कितने पे होगा, a/2 पे होगा, और इधर से भी कितने पे होगा, a/2 पे होगा। ये समझ में आ रही है हमें चीजें, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे कोई रॉड है, नॉर्मल रॉड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उसके सेंटर में होगा। अगर कोई एल शेप रॉड है, ऐसा है, तो इस वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां पर, और इस वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां पर। तो ऐसा कर सकता हूं मैं, इसको ऐसा बना सकता हूं, देखो ये ऐसा बना दिया, इस वाले को ऐसा बना दिया, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, यहां पर आएगा। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, यहां पर आएगा सेंटर ऑफ मास। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या सेंटर ऑफ मास कोई रियल चीज है, नहीं माना जाता है कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जो भी हमने फॉर्मूले लगाए थे, F=ma या P=mv, मास इनटू वेलोसिटी वाला, जो नॉर्मल किसी भी पार्टिकल के लिए लगा दिया जाता था, उन सब में वो सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूं F=ma, तो यहाँ जो a है वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। अगर मैं बोल रहा हूं P=mv, तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। वरना तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम। कोई बॉडी जो है अगर टेढ़ी मेढ़ी घूमते हुए जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी अलग इस पॉइंट की, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, ये तो रिवर्स में हो रही है, इधर जा रही है। कौन सी वेलोसिटी लोगे, सेंटर ऑफ मास की, वहां के लिए काम आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे सेंटर ऑफ मास रियल चीज है, नहीं। क्या सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी में ही लाया करेगा, तो अगर जैसे हमने देखा रिंग है, रिंग की बॉडी में है, सॉरी डिस्क है, डिस्क की तो बॉडी में है, लेकिन रिंग के तो कहां है, हवा में ही है। ये एल शेप की कोई चीज है, इसके तो हवा में है सेंटर ऑफ मास, तो बॉडी के बाहर भी लाया कर सकता है सेंटर ऑफ मास। इस चीज पे थोड़ा सा आप ध्यान देना। और अगर मैं बात करूं ट्राइंगल की, ट्राइंगुलर कोई सिस्टम है, जैसे यहां पे मास रखा हुआ है, यहां पे मास रखा हुआ है, यहां पे मास रखा हुआ है, तो इसके सेंट्रोइड जो कटेंगे, कोऑर्डिनेट्स अभी निकाल लेंगे हम, सेंट्रोइड जो कटेंगे यहां पे क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का तो सेंटर ऑफ मास निकलना बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन कोई सिमेट्रिकल का थोड़ी आने वाला है। आपको भी पता है कि कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन वो आपसे करवाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं असिमेट्रिकल सिस्टम की। असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक चीज समझनी जरूरी है जो बीच में रह गई थी। जैसे मैं अपनी पोजीशन बताना चाहता हूं कि मैं कहां हूं, तो मैं लेफ्ट वाली दीवार के राइट में हूं, राइट वाली दीवार के लेफ्ट में हूं, दोनों ही बातें सही है। जैसे आपके घर पे कोई पार्सल आना है तो आपको लैंडमार्क लिखना पड़ता है, हम ऑनलाइन मंगाते चीजें आजकल। तो आपके घर के पास में कोई मान लो 2 बड़े स्कूल्स हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो कि हाँ इस स्कूल के लेफ्ट में मेरा मकान है या उस स्कूल के राइट में मेरा मकान है, तो दोनों ही बातें सही है। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन फिजिक्स में लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसलिए फिजिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलाई गई कि सब चीजें आपको ओरिजिन से बतानी है, और ये ओरिजिन कहीं भी हो सकती है बेसिकली, 0,0 के अलावा भी, लेकिन जनरली हम 0,0 पे ओरिजिन लेते हैं। मान लो कि कोई पार्टिकल सिस्टम है, यहां पे रखा हुआ, ये एक है m1 मास और ये है m2 मास। m1 मास कहां है, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यहां है।
मतलब इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर हो गया। M2 मास कहाँ है, किसके रेस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, मतलब ये R2 वेक्टर हो गया। इसी पे बेस्ड आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो, R12 वेक्टर। तो इनका सेंटर ऑफ मास दोनों को मिलाने वाली लाइन में कहीं आएगा, यहां कहीं आएगा। मान लो M1 और M2 में हमें पता ही नहीं है कौन क्या है, M1 इक्वल्स टू M2 भी हो सकता है, M1 नॉट इक्वल्स टू M2 भी हो सकता है, दोनों ही चीजें सही है, ये और ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर इक्वल है तो बीच में कहीं आएगा, तो उस बीच में जो कहीं आएगा ना यहां पर, उसका भी कोऑर्डिनेट यहीं से निकालेंगे हम, ये RCM। तो उसको लिखा जाएगा RCM इक्वल्स टू M1 R1 इसका कोऑर्डिनेट प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। अब बोलोगे हमेशा ऐसा करना पड़ेगा क्या? हाँ करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो बायो वाला थोड़ा सा समझो इस तरीके से, वो घर वाला कंसेप्ट की, एक घर है, ये बड़ी बिल्डिंग के इतने किलोमीटर पे घर है, और ये दूसरा घर है, ये इतने किलोमीटर पे, उसके पोजीशंस वेक्टर लिखे हुए हैं। मैथ्स वालों को तो खैर आती है चीज, उनके लिए तो एकदम मजाक चल रहा होगा कि ये क्या है। तो अगर अब मैं बात करूं कि जैसे ही तो 2 पार्टिकल सिस्टम है, 3 पार्टिकल सिस्टम, बहुत सारा कुछ आएगा, मतलब 1D में चलेगा, 2D में चलेगा, 3D में चलेगा, तो वैसे ही कोऑर्डिनेट्स बदलते जाएंगे सेंटर ऑफ मास के। अगर 1D सिस्टम है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है ऐसी कुछ, इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में कहीं आएगा, XCM हो सकता है, या अकेला YCM हो सकता है, या अकेला ZCM हो सकता है, उससे काम चल जाएगा। कुछ बड़ा पार्टिकल है, जैसे ये है, ये कुछ है, तो इसके पास ये कुछ 3D ऑब्जेक्ट है, इसके पास XCM YCM ZCM तीनों होगा। तो एक बार हम लिख लेंगे कैसे फाइंड करते हैं, इसी से निकल के आया है। जैसे मैं लिख के बताता हूं कि अगर XCM की मैं बात करूं, X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो होगा M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन टोटल मास। ऐसे ही YCM मतलब Y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन टोटल मास। ऐसे ही Z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन टोटल मास। तो ये मैंने बिल्कुल हल्का सा आपको आइडिया दिया है सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट का, निकालेंगे कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम से। उसके अलावा भी कुछ तरीके हैं बिना कोऑर्डिनेट के निकालने के, पर इससे आसान हो जाता है काम। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस आए जिसमें न्यूमेरिकल हो प्रॉपर, वो आपको मिलते रह सके टाइम टू टाइम। अगर इसी में मैं न्यूमेरिकल डाल दूंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं अलग अलग टाइप के बहुत सारे वीडियोस डालूंगा जिनमें अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल होंगे। तो कोरोना का टाइम है, थोड़ा सा ध्यान रखें अपने आप का, और टेक केयर करें अपनी, और मिलता हूं मैं आपसे। बाय बाय।